रियो की आंखें बादलों के बीच खुलती है। जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है तब वहाँ पर एक एंजल था, उसका नाम माइकल था। वो उसे बताता है, पिछले जन्म में तुम्हें ट्रक ने ठोक दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करने वाला हूँ और ये दुनिया उसके लिए फुल आराम से कटने वाली है। वो उसे बताता है कि इस दुनिया का नाम फाय है और इसमें तकरीबन 20% जनसंख्या ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। रियो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो गॉड उसे एक नए वर्ल्ड में समन कर देता है। रियो अब काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि यहाँ पर आकर उसे वाटर मैजिशियन की पावर मिल चुकी थी और अब रियो अपने मन में ठान लेता है कि वो इस जिंदगी को आराम से काटेगा। माइकल ने उसे 2 बुक्स और एक नाइफ भी दी थी। साथ ही साथ में उसके घर के चारों ओर प्रोटेक्शन भी लगी हुई थी ताकि कोई मॉन्स्टर्स उसे वहाँ पर आकर पेल ना सके। रियो सबसे पहले बुक्स को पढ़ना शुरू करता है और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि ये वर्ल्ड फुल मैजिक और फैंटेसी से भरा पड़ा है और यहाँ पर तो वो प्लॉट को भी डेवलप कर सकता है और आगे चलकर रियो की जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले रियो अपने एलिमेंट को वहाँ पर निकालता है। उसका एलिमेंट वाटर होता है। वो वहाँ पर कुछ मैजिक ट्रिक करने का यूज करता है पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। वो वापस से अपने घर के अंदर जाता है। उसे पता चलता है कि वो वाटर तो प्रोड्यूस कर सकता है पर ना ही तो उसे गर्म कर सकता है और ना ही तो उसे ठंडा कर सकता है और उसे गर्म पानी से नहाना था। इसीलिए वो मैजिक सीखना शुरू कर लेता है। वो बहुत मेहनत करके आग जलाना शुरू करता है पर बेचारा अब थक हार कर दुखी हो चुका था। पर तभी उसकी नजर सूरज पर जाती है। वो एक बार वापस से पानी की बाल्टी के पास जाता है जहाँ पर कि वो आइस मैजिक का यूज करने का सोचता है। उसने आइस मैजिक का यूज करके एक लेंस को क्रिएट कर दिया था। उसके बाद वो लेंस की शक्तियों का इस्तेमाल करके पानी को फाइनली गर्म कर देता है। जब वो रात के समय नहा रहा था तो वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो पानी को ठंडा कर सकता है तो हो ना हो जरूर उसके पास ये वाली पावर भी होगी कि वो पानी को गर्म भी कर सकता है। उसके बाद वो आराम से भुक्कड़ों की तरह खाना खाना शुरू करता है पर तभी उसके मन में ख्याल आता है कि माइकल ने तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का राशन पानी दे रखा था और अब धीरे धीरे करके उसका फूड मटेरियल भी खत्म होने वाला है। रियो ने बचपन के समय माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा खेली थी, इसीलिए वो सोचता है कि अब उसे कैसे भी करके जंगल में सरवाइव करने के लिए कॉम्बैट स्किल को सीखना ही होगा। वो बाहर जाता है और वहाँ पर वो अपने वाटर मैजिक से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है पर बेचारे से कुछ भी नहीं होता क्योंकि इस टाइम पर उसका मैजिक काफी ज्यादा वीक था। उसे माइकल की कही गई बातें याद आती है कि अगर उसे इस वर्ल्ड में मैजिक और परफॉर्म करना है तो उसकी इमेजिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो एक के बाद एक करके वाटर जेट्स यूज करना शुरू करता है पर फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। वो बहुत मेहनत करता है पर अंत में जाकर उसका माना ही खत्म हो चुका था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है वाटर मैजिशियन बनने में और अब उसे फाइनली गर्म पानी प्रोड्यूस करना भी सीख चुका था और उसके बाद वो हर दिन प्रैक्टिस करना शुरू करता है और यहाँ तक कि अब तो वो आइस के क्रिस्टल बनाना भी शुरू कर लेता है। उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसे पता चलता है कि वो आइस क्रिस्टल का तो यूज कर सकता है पर उन्हें वो सुपर स्पीड में फेंक नहीं सकता। वो काफी दिनों तक बस प्रैक्टिस करे जा रहा था पर आखिर में जाकर कुछ भी नहीं होता। पर लास्ट में जाकर अब उसे फाइनली वाटर मैजिक करना आ चुका था और अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका था और उसके बाद वो आइस मैजिक करना शुरू कर लेता है। और अब रियो का राशन पानी भी खत्म हो चुका था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस से फॉरेस्ट में जाना पड़ता है। वो फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करता है ताकि वहाँ पर वो किसी मॉन्स्टर को मारकर खाने को कलेक्ट कर सके। वो फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है। वो वहाँ से बहुत सी चीजों को कलेक्ट भी करता है जो कि आगे जाकर उसके काम आने वाले है। पर तभी पीछे से एक बहुत ही खतरनाक एक बोर मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। रियो को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो काफी ज्यादा डर चुका था पर तभी वो अपने आईक्यू का यूज करता है और वहाँ से जंप मारकर साइड हो जाता है। पर तभी वो बोर एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रियो सबसे पहले पूरे ग्राउंड में आइस को भर लेता है और उसके बाद वो वहाँ पर आइस के कुछ कांटों को भी समन कर देता है जिसकी वजह से कि अब वो अपना फाइनली फर्स्ट किल कर देता है। और उसके बाद उसे याद आता है कि उसने मॉन्स्टर गाइड बुक को पढ़ा था और उसमें उसने पढ़ा था कि जो बोर मॉन्स्टर होते हैं वो सबसे नूब लेवल के मॉन्स्टर होते हैं और एक मॉन्स्टर के टाइप जिसका नाम की अकुमा होता है वो तो काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और अब धीरे धीरे करके रियो को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होना शुरू हो चुकी थी। वो अपने मन में सोचता है प्लीज भगवान कभी भी मेरा आमना सामना किसी ड्रैगन से मत करवा देना। और अब धीरे धीरे करके रियो को आदत पड़ चुकी थी फॉरेस्ट में जाकर हंटिंग करने की। एक दिन वो फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ से वो कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट करता है पर तभी अचानक से एक असैसियन हॉक उस पर अटैक कर देता है। वो असैसियन हॉक काफी ज्यादा गुस्से में था। वो रियो के पीछे पड़ चुका था पर रियो के पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू करता है और वो असैसियन हॉक भी उसके पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जहाँ कहीं भी रियो जाता वो उस पर अटैक करना शुरू कर लेता पर तभी अचानक से रियो उस पर स्पाइक्स मारना शुरू कर देता है।
लेकिन उस हॉक को कुछ भी नहीं होता। अचानक से रियो अपने अंदर से आइसबर्ग को समन कर देता है, जिसकी वजह से कि वो हॉक थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था, पर अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब उसने रियो को अपना दुश्मन मान लिया था। वो वहाँ से भाग जाता है, पर उसके मन में था कि वो कैसे भी करके रियो को खत्म कर लेगा। पर रियो थोड़ी बहुत चैन की सांसें लेता है। वो एक बार वापस से फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक ग्लोइंग लेक दिखती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके दर्शन सरकटे भूत से होते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। आगे रियो फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और अब वो थोड़ा बहुत पावरफुल बन चुका था। अब उसने फाइनली अपने लिए राशनों कलेक्ट कर रखा था और अब धीरे धीरे करके उसने अपने वाटर मैजिक के काफी सारे लेवल्स को भी ओपन कर लिया था और यहाँ तक कि अब उसके वाटर जेट्स भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। एक दिन वो वापस से रात को लेक में जाता है और वहाँ पर उसे वही सरकटा भूत मिलता है और उसके बाद वो सरकटे भूत के साथ लड़ना शुरू कर लेता है, पर सरकटा भूत उसे मार मार कर उसकी गुद्दी लाल कर लेता है और अब लास्ट में जाकर रियो को पता चल चुका था कि वो किसी भी हालत में उसे हरा नहीं सकता। इतने में ही सरकटा भूत उसके सामने जाता है। वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को वाटर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। रियो को लगता है कि वो एक बार वापस से इसेकाई हो जाएगा। इतने में ही वो सरकटा भूत उसे उस स्वॉर्ड को दे देता है। रियो को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये उसके साथ हुआ क्या। उसके बाद वो सरकटा भूत वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह वो असैसियन हॉक एक बार फिर से रियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार वो असैसियन हॉक फुल इवॉल्व होकर आया था और यहाँ तक कि अब रियो भी काफी ज्यादा एंशियस हो चुका था। वो इधर उधर भागना शुरू करता है क्योंकि इस बार उस हॉक की जादुई शक्ति काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि रियो भी उन्हें संभाल नहीं पाता, पर लास्ट में जाकर रियो फाइनली अपने फिनिशिंग ब्लो का यूज उस पर करता है और लास्ट में जाकर उसे फाइनली खत्म कर देता है। और अब हॉक के मरने के बाद कहीं ना कहीं उसे उसके इमोशन भी फील हो चुके थे, क्योंकि जब से वो रियो से हारा था तब से वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करा था, पर रियो ने भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे मारना ही पड़ा। उसके बाद रियो अपने घर जाने वाला था, पर तभी उसका आमना सामना एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन से होता है। ड्रैगन वहाँ पर आता है और रियो ने अपने मन में सोच लिया था क्या मैं वापस से इसेकाई होने वाला हूँ। इतने में वो ड्रैगन उसे बातें करना शुरू करता है। वो उसे उसी असैसियन हॉक के बारे में पूछना शुरू करता है, लेकिन रियो बोलता है सॉरी मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन जब वो ड्रैगन रियो की स्वॉर्ड को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि फेरी किंग की थी। ड्रैगन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किसी रियो जैसे लूले लड़के को फेरी किंग ने अपनी स्वॉर्ड को दे दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा खास थी। यहाँ तक कि रियो को भी कुछ भी समझ नहीं आता। तकरीबन वो लोग 10 घंटे तक बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन बोलता है सॉरी दोस्त, अब मुझे जाना होगा वरना मम्मी गुद्दी लाल कर लेगी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इतने में माइकल को देखते हैं जो कि रियो के स्टैट्स देख रहा था। उसे पता चलता है कि रियो के पास एक हिडन एबिलिटी है जो कि तकरीबन 10,000 साल पहले इस वर्ल्ड में थी। यहाँ तक कि अब वो भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक हो चुका था। रियो आराम से फिशिंग करा था, पर तभी उसे अजीब सी टूटी फूटी बोट दिखती है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और एक आदमी को वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। वो उसे अपने घर में ले आता है और जब उस आदमी को, जिसका नाम की एबल था, उसे होश आता है, वो जल्दी से उठता है और बाहर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात रियो से होती है। वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार रियो ने इस वक्त कपड़े क्यों नहीं पहने, और रियो भी उसे बताता है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। एबल को पता चलता है कि रियो अकेला ही इस आइलैंड में रह रहा है। उसके बाद वो उसे अपने शिप के बारे में बताता है जो कि डूब चुकी थी। वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, पर अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। उसके बाद रियो उसे खाना खिलाता है। वो लोग घंटे भर तक बातें करना शुरू करते हैं। एबल को रियो की कंडीशन के बारे में पता चल चुका था कि उसे इस जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। रियो उसे बताता है मैं वाटर मैजिक का यूज कर सकता हूँ। एबल ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि इस दुनिया की 10% पॉपुलेशन ही मैजिक का यूज कर सकती है। उसके बाद वो लोग एडवेंचर करने के लिए आगे जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग सबसे पहले एबल की बोट को ठीक करेंगे ताकि एबल वापस से अपने किंगडम वापस जा पाए। एबल रियो से कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरे किंगडम आओगे, और अब रियो भी मान चुका था। उसे पता चलता है कि वो आराम से इस दुनिया में नहीं रह सकता, इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा। रुक जाओ मैं किसी से मिलकर आता हूँ। पर एबल को कुछ भी समझ आता, क्योंकि उसे लगा था कि इस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता। रियो जल्दी से लेक के किनारे जाता है और वहाँ पर उसे वापस से वही फेरी किंग मिलता है। वो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता है और एक लास्ट बार उसके साथ प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जो कुछ भी आज तक रियो ने सीखा था वो सिर्फ और सिर्फ फेरी किंग नहीं उसे सिखाया था। पर इस बार भी रियो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाता और लास्ट में जाकर रियो के फेयरवेल के तौर पर फेरी किंग उसे चमचमाते कपड़े दे देता है। वो आउटफिट काफी सही थी और अब रियो भी उसे पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अगले दिन
एबल और रियो अपने कैपिटल के ओर अपने एडवेंचर को शुरू करते हैं। पर सबसे पहले उनका आमना सामना कुछ बोर मॉन्स्टर से होता है। एबल वहाँ पर जाता है और अपनी स्वॉर्ड स्किल से उसे पेल कर रख देता है। वो एक के बाद एक करके मॉन्स्टर को पेलना शुरू करते हैं और अपने एडवेंचर को कायम रखते हैं। और अब उन लोगों को किसी भी तरह से एबल के किंगडम तक पहुँचना होगा ताकि वहाँ जाकर वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके। इतने में ही एबल और रियो को अपने सामने कुछ लिजर्ड्स मॉन्स्टर दिखते हैं। वो लोग उन्हें मुंह नहीं लगाते और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी रियो को ये सेंस होता है कि कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर्स उनके पीछे आ रहे हैं। और अब एबल रियो की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। इतने में वो लिजर्ड मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। पर रियो देखते ही देखते उन पर क्रिस्टल मैजिक का यूज करके सभी को पेल कर रख देता है। एबल उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई स्टाफ नहीं है? पर रियो के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद रियो वहाँ पर बिस्लरी को समन कर देता है ताकि वो अपने एडवेंचर में हाइड्रेटेड रहे। उसके बाद वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उनके पूरे रास्ते में बस फॉरेस्ट ही था। एबल सबसे पहले रियो को इस वर्ड की करेंसी को भी दिखाता है जो कि एक कॉपर कॉइन था। और अब रियो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और अभी तक रियो को इस वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इतने में ही वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर उनका आमना सामना कुछ आयरन गोलम से होता है। आयरन गोलम्स काफी ज्यादा खतरनाक थे और एबल तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि आखिरकार वो लोग कैसे इन सभी के सभी आयरन गोलम को खत्म कर लेंगे। लेकिन तभी रियो आइस क्यूब को समन कर देता है और एक के बाद एक करके हर एक आयरन गोलम को पेल कर रख देता है और उन्हें मार के उन लोगों को कुछ गोल्ड के मैजिक स्टोन मिलते हैं। इतने में उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक एलिगेटर मॉन्स्टर से होता है। एलिगेटर मॉन्स्टर्स पर कुछ अजीब से प्राणी अटैक कर देते हैं जिन्हें की इस दुनिया में यूरेंस कहा जाता है। रियो को पता चुका था कि अगर वो इसके सामने भी गए तो उनका गेम खलास हो जाएगा। इसीलिए वो लोग अपना रास्ता मोड़कर अपने एडवेंचर को कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद एबल रात के समय रियो को बताता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही डंजन है। यहाँ तक कि इस वर्ल्ड में एल्फ है, ड्वार्फ भी है और ड्वार्फ वेपन का काम करते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जो कोई भी वेपन उसे इस पूरे किंगडम में मिलेगा वो किसी और ने नहीं बल्कि बोनो ने बनाया होगा। उसके बाद अगली सुबह वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और रियो को ड्रैगन की कही गई बातें याद आती है क्योंकि ड्रैगन ने पहले ही रियो को इस किंगडम के बारे में बहुत चीजें बता दी थी। अब यहाँ पर विंटर आ चुका था, उन लोगों को ठंड भी लग चुकी थी। पर तभी एक अजीब सा पक्षी उन लोगों पर अटैक कर देता है। एबल तो काफी ज्यादा डर चुका था पर तभी रियो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करता है और एक मीट के पीस को पक्षी की ओर फेंक देता है। और अब वो लोग बाल बच चुके थे क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि वो लोग अकेले इस पक्षी को खत्म नहीं कर पाएंगे। उनका एडवेंचर काफी बड़ा था। इतने में ही वो लोग एक बार फिर से यूरेंस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हमेशा ही गैंग बनाकर अटैक करते हैं। रियो एबल को लोगों के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। इतने में उन लोगों का सामना यूरेन मॉन्स्टर से होता है। उसके बाद एबल और रियो दोनों ही अपने मैजिक का यूज करके उन लोगों के मैजिकल स्टोन को कलेक्ट कर देते हैं ताकि वो लोग उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए। वो लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब उन लोगों को एक विलेज के दर्शन होते हैं और इस विलेज का नाम है डेबिया एम्पायर। पर रियो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो एबल को बोलता है हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, पर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो वहीं पर रुकना शुरू कर लेते हैं। वो एक पूरी की पूरी रात वहीं पर बिताते हैं। सबसे पहले वो लोग एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें बहुत ही अच्छा खाने के लिए मिलता है। रियो तो उस खाने का दीवाना हो चुका था क्योंकि उसने बहुत सालों बाद ऐसा कुछ खाया था। और अब वो लोग थोड़े चलने के बाद फाइनली टाउन ऑफ लॉन तक पहुंच चुके थे। जब टाउन ऑफ लॉन का सोल्जर एबल को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एबल अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एबल का बहुत अच्छा दोस्त था। उसके बाद वो लोग टाउन के अंदर जाते हैं। सबसे पहले वो लोग एडवेंचर गिल्ड जाते हैं। सभी लोग एबल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। एबल बाकी लोगों को रियो से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इसने ही मेरी जान बचाई थी। और अब सभी लोग रियो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। रियो बाहर जाता है और वहाँ पर उसे एक अजीब सी एल्फ क्यूटी दिखती है और उसे पता चल चुका था कि जो ड्रेस इस वक्त रियो ने पहनी है वो फेरी किंग की है। पर वो काफी जल्दी में थी इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद एबल रियो को अपने गिल्ड मास्टर से मिलवाता है। वो काफी खतरनाक था, यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर भी एबल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। किंगडम में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एबल अभी तक जिंदा है और सभी लोग एबल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और उसके बाद रियो गिल्ड में पार्टिसिपेट हो चुका था, पर सबसे पहले उसका कुछ फिजिकल प्रूफ होने वाला है। उसके बाद वो गिल्ड मास्टर को कुछ मैजिकल स्टोन भी दे देते हैं जो कि एक नेशनल लेवल का ट्रेजर था। पर तभी एबल की पार्टी क्रिम्सन स्वॉर्ड्स गिल्ड में आ चुके थे और एबल जल्दी से उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। इतने में रियो भी बाहर निकलता है ताकि वो अपनी बाकी रजिस्ट्रेशन पूरी कर पाए। और उसके बाद रियो का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। नीना उससे वो हर एक चीज को पूछती है जैसे कि उसका एलिमेंट, वो कहाँ से, उसका नाम क्या है, उसकी स्वॉर्ड कितनी बड़ी है
और वो नीना को सब कुछ बता देता है। वो उसे कहती है तुम्हें अपना हाथ यहाँ पर रखना होगा, जैसे कि अब उसका फाइनली गिल्ड कार्ड बनकर रेडी हो चुका था। नीना उसे बोलती है क्या तुमने पहले कभी डंजन को एक्सप्लोर किया है, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, इसीलिए वो उसे फ्री प्रैक्टिस सेशन को देगी जो आने वाले एक हफ्ते में शुरू होने वाला है। और वही हम देखते हैं कि गिल्ड का लीडर एबल के आने से काफी ज्यादा खुश हो चुका था। एबल और रियो साथ में बातें करना शुरू करते हैं और एबल रियो को किंगडम घुमाना शुरू करता है। एबल रियो को बोलता है तुम्हें सबसे पहले स्टाफ को खरीदना होगा, पर रियो को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये स्टाफ होती क्या चीज है। उसके बाद उसे इस वर्ल्ड की कॉमन चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि एक घंटा 60 मिनट का होता है और एक दिन 24 घंटे का होता है। और इस सैम बिल्कुल अजाजा ही था। रियो अपने मन में बोलता है लगता है मुझसे पहले भी कोई इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था। और उसके बाद नीना रियो को एक रूम में ले जाती है जिन लोगों ने डंजन को आज तक कभी भी नहीं देखा और एक साथ मिलकर प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एबल को देखते हैं जो कि अपनी टीम से रियो के बारे में बातें करना शुरू करता है। और जब वो लोग रियो की एबिलिटी के बारे में सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसकी दोस्त उसे बोलती है हमें रियो पर नजर रखनी होगी, क्या पता वो हमारा एनिमी निकले। और वहाँ पर रियो की मुलाकात ब्राउन लड़के निल से होती है और ब्लॉन्ड लड़के आइडो से होती है। निल्स को नीना पर काफी बड़ा क्रश था, पर तभी नीना एक बार वापस उनके पास आती है और उन लोगों को उनके नए मेंबर से मिलवाती है जिसका नाम की आमीन था। और अब आमीन और रियो में अब काफी बढ़िया सी दोस्ती हो चुकी थी और अब सभी लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन लोगों की अब क्लास भी शुरू हो चुकी थी। टीचर वहाँ पर आता है और लोगों को डंजन के बारे में पढ़ाना शुरू करता है, पर तभी रियो बोलता है क्या उस डंजन में कोई चेक पॉइंट भी है। टीचर इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि चेक पॉइंट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बड़े एडवेंचर को पता होता है। और वो बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चेक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एस रैंक के डंजन में होते हैं और लॉन्स के डंजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अगले दिन अब वो लोग डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं जहाँ पर की पुरानी मान्यताओं के हिसाब से उन लोगों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला। वो लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि ये सभी का फर्स्ट टाइम था किसी डंजन में आना। पर अचानक से उन लोगों पर पीछे से एक सोल्जर एंट अटैक कर देती है। रियो इस बात से बिल्कुल भी घबराता नहीं, पर बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। पर तभी रियो अपनी आइस मैजिक का यूज करके उसे जकड़ लेता है और लास्ट में जाकर आमीन उसे अपने लास्ट ब्लो का यूज करके खत्म कर लेता है। लास्ट में जाकर वो लोग उसकी बॉडी से मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर देते हैं और अब वो लोग फाइनली वापस आ चुके थे। वो लोग डिनर के समय डंजन के बारे में बातें करना शुरू करते हैं और उन लोगों को डंजन एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद आता है। पर तभी आमीन रियो को बोलता है रियो तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। अरे नहीं आमीन मैंने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि लास्ट में जाकर तो तुमने ही उस एंट मॉन्स्टर को खत्म किया था। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर उनके किंगडम का टॉप 1 एडवेंचर वहाँ पर आ चुका था जिसका नाम की एबल था। सभी लोग एबल को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे सिवाय रियो के, क्योंकि वो तो एबल का चिड़ी बड़ी यार था। एबल उन्हें बताना शुरू करता है कि आखिरकार वो लोग कैसे अच्छे एडवेंचरर बन पाएंगे और सभी लोग इस किंगडम में एबल को अपना हीरो मानते थे। निल्स तभी अपनी सीट से खड़ा होता है और बोलता है सर मेरा नाम निल्स है और मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ। पर तभी अब पीछे से वहाँ पर एबल की टीम भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि एबल को इस वक्त गिल्ड मास्टर के पास जाना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया और वो अपने दोस्त रियो से मिलने के लिए वहाँ पर आ गया। पर तभी एबल के दोस्त अब रियो को जानने पहचानने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम की लिन था वो उसे बातें करना शुरू करती है। रियो को कुछ भी पता नहीं चलता, पर तभी एबल की टीम का एक जायंट लड़का उसे उठाकर वापस से अपने साथ ले जाता है। सभी लोग एबल की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो इस पूरे किंगडम का टॉप 1 का एडवेंचरर है। पर एबल को कहीं न कहीं पता था कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ उसे रियो ही हरा सकता है। उसके अगले दिन वो लोग एक बार फिर से डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। रियो को डंजन में जाकर काफी ज्यादा मजा आने लगता है, पर तभी आमीन अब काफी ज्यादा डरना शुरू कर लेता है। उसके सामने अचानक से एक वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था, पर जैसे तैसे करके आमीन उसे खत्म कर लेता है। रियो उसे सिखाता है कि आखिरकार उसे कैसे स्वॉर्ड मैजिक का यूज करना चाहिए। वो उसे बताता है आमीन क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार एबल कैसे अपनी स्वॉर्ड को चलाता है। उसके पास काफी टैलेंट है, पर जब वो मेरे साथ था वो हमेशा सुबह सुबह उठकर ट्रेनिंग किया करता था, इसीलिए तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। आमीन को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद रियो लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो मैजिक के बारे में और ज्यादा जानकारी को प्राप्त कर सके और अब उसे मैजिक के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। उसके बाद अब वो सिटी की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर सोलर एक्लिप्स हो चुका था। सभी आदमी अचानक से कहीं गायब हो चुके थे, पर तभी रियो का एहसास होता है
कि उसके पीछे से उस पर कोई अटैक कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बैडएस डीमन मॉमी थी। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और उसका नाम लियोनोर था। वो रियो पर एक फायरबॉल जुत्सु को छोड़ लेती है, पर रियो जैसे तैसे करके अपनी आई शील्ड के मैजिक का यूज करके अपनी जान को वहाँ पर बचा देता है। उसे रियो के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो अपनी हर एक अटैक की पावर का यूज करके रियो पर मारना शुरू कर देती है, पर रियो भी अब थोड़ा बहुत पावरफुल तो बन ही चुका था, इसीलिए वो उसकी पावर को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही कर पा रहा था। एक बार वो उस पर फिर से फायरबॉल जुत्सु का यूज कर देती है, पर उसी वक्त रियो भी अपनी आई शील्ड मैजिक का यूज करके अपनी जान को बचा लेता है। पर इतना ही काफी नहीं था, वो डीमन उस पर विंड बुलेट को मारती है। रियो इससे जैसे तैसे करके बचता है क्योंकि उसके पास फेरी किंग की रॉब थी। डीमन मॉमी इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि किसी ह्यूमन के पास फेरी किंग का रॉब भी हो सकता है। उसे समझ आता कि आखिरकार रियो किस मिट्टी का बना है, इसीलिए वो उस पर स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू करती है। पर तभी रियो भी अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर निकाल देता है और उसके बाद अब वो लोग स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देते हैं। उस डीमन मॉमी के पास हर प्रकार की पावर थी। उसके पास विंड मैजिक भी था और फायर मैजिक भी था। पर तभी हम देखते हैं कि अब टाइम खत्म होना शुरू हो चुका था और अब धीरे धीरे करके सोलर एक्लिप्स भी खत्म होने वाला था। पर तभी उस डीमन मॉमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने मन में सोचती है कि अब तो वो कैसे भी करके रियो को खत्म कर लेगी। पर तभी अब रियो भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अब मारना शुरू करता है। पर तभी वो इस चीज को नोटिस करता है कि उस डीमन मॉमी की रिजेनरेशन पावर काफी बेहतरीन है। डीमन मॉमी अपने मन में बोलती है, लगता है मुझे अब इस बच्चे को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त बारिश होना शुरू हो जाती है और जब वो बारिश की बूंदे डीमन मॉमी के फेस पर पड़ती है तो उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि कोई नॉर्मल बारिश की बूंदे नहीं थी बल्कि ये बॉइलिंग रैन थी। और अब वो डीमन मॉमी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अब वो एक डीमन आंटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रियो है। उसके बाद वो बॉइलिंग रैन से बचने के लिए अपने आप को एक शेल्टर में कवर कर देती है। पर अब हम देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स खत्म हो चुका था, इसीलिए ना चाहते हुए भी डीमन मॉमी को अब वहाँ से भागना पड़ता है और अब वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रियो को समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या और आखिरकार डीमन लोग उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। उसके बाद रियो कुछ पैसे बनाने के लिए मैजिकल स्टोन को बेच लेता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उसकी टीम को कोई लोग बुली कर रहे हैं। उस बुली करने वाले लड़के का नाम डैन था। वो उन्हें बोलना शुरू करता है, अरे बच्चों, तुम्हें चारों दिशाओं को ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम लोग डंजन में सरवाइव कैसे कर पाओगे? पर तभी हम देखते हैं कि रियो पीछे से आकर उस पर वार कर लेता है और उसे बोलता है, हाँ डैन, तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद डैन रियो से भिड़ना शुरू कर देता है, पर रियो डैन के लगा देता है। उसके बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए पब्लिक बाथ में जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग अपने इंजरी को हील कर देते हैं। निल्स, आमिन और एडो एक बार वापस से डंजन की एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पर तभी उन लोगों को अपने सामने कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर दिखाई पड़ते हैं। आइडो बाकी लोगों को हील करना शुरू कर देता है, पर वो लोग इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि अभी तक वो लोग सिर्फ और सिर्फ डंजन के 4th फ्लोर पर है और उनका आमना सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर से हो चुका है, जो कि काफी रेयर बात होती है। उसके बाद वो लोग डंजन से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो लोग अपनी जान को बचा पाए और ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि उस डंजन के 6th फ्लोर पर कुछ ऐसा था जिसने की A रैंक की पार्टी को खत्म कर लिया था। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम लोग रियो को देखते हैं, जो कि अपने ऊपर काम कर रहा था और अपनी मैजिकल पावर के बारे में भी वो लियोनोर यानी कि उसी डीमन मॉमी के बारे में सोच रहा था। उसे अब कैसे भी करके पावरफुल बनना था, इसीलिए वो सबसे पहले अपने अंदर की वाटर मैजिक को बाहर निकालता है। सबसे पहले वो आइस मैजिक का यूज करके जमीन पर एक स्लाइड को बनाता है और वाटर जेट का यूज करके वहाँ पर स्केटिंग करना शुरू करता है। उसका मेन गोल ये था कि उसे कैसे भी करके अपनी स्पीड को फास्ट करना है, जिसकी वजह से कि वो लियोनोर को हरा सके। हम एबल के साथ ही लेन को देखते हैं, जो कि अभी भी लाइब्रेरी में होती है। वो आइस मैजिक और वाटर मैजिक के बारे में स्टडी करना शुरू करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो रियो है वो स्कैमर है। पर तभी वहाँ पर एक क्यूटी सी लड़की आती है जिसका नाम की सिरा था। सिरा और वो आपस में बातें करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि अब निल्स, आमिन और आइडो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट तक पहुंच चुकी है और निल्स शर्म के मारे एकदम लाल पीला होना शुरू हो चुका था। वो उसे बताते हैं कि उन लोगों को डंजन के 4th फ्लोर पर गॉब्लिन मॉन्स्टर मिले थे, जिस बात को सुनकर के नीना काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो जल्दी से गिल्ड मास्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, क्योंकि उस डंजन में कुछ तो हो रहा है। बाद में जाकर अब गिल्ड मास्टर को भी इस बात के बारे में पता चल चुका था और वो खुद भी काफी ज्यादा डर चुका था। और उसके बाद वो नीना को आदेश देता है कि जितने
भी इस किंगडम में ए रैंक और बी रैंक की पार्टी है उनको इकट्ठा करने के लिए। पर नीना उसे बताती है कि किंगडम में अभी ऐसा कोई भी नहीं है। पर तभी वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें क्रिम्सन स्वॉर्ड्स और व्हाइट ब्रिगेड को यहाँ पर लाना होगा। और वो दोनों इस किंगडम की टॉप 1 की गिल्ड होती है। और उसके बाद एबल और उसकी गैंग वहाँ पर पहुँच जाती है। साथ ही साथ में वहाँ पर व्हाइट ब्रिगेड भी पहुँच चुके थे। पर एबल को व्हाइट ब्रिगेड का लीडर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसके बाद अब वो लोग वहाँ रहकर गिल्ड मास्टर से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि जो डंजन है उसमें आउटब्रेक आ चुका है, यानी कि उस डंजन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर पनप रहा है जिसके पास की काबिलियत है पूरे वर्ल्ड को खत्म करने की। और जो कोई भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसे तकरीबन 200 गोल्ड के सिक्के मिल जाएगी। उसके बाद अब दोनों पार्टीज इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं और इस मिशन को कंप्लीट करने में उन लोगों की जान भी जा सकती है। और अब फाइनली वो लोग मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जिसका कि एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके पावरफुल बनना है और उसे इस जिंदगी की फुल ऐश लूटनी है। वो सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलता है और उसके दोस्त उसे गॉब्लिन के बारे में बताते हैं। रियो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उन्हें बोलता है काश मैं भी तुम्हारे साथ आ पाता, पर अफसोस अब वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो एक बार वापस से टॉपरों की तरह लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू करता है और जहाँ पर कि वो कुछ डार्क मैजिक के बारे में पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है पर तभी उसकी मुलाकात एक क्यूटी सी लड़की सियारा से होती है और वो लोग आशिकी करना शुरू करते हैं। और अब आगे क्रिम्सन स्वॉर्ड, व्हाइट ब्रिगेड और गिल्ड मास्टर अब फाइनली डंजन तक पहुँच चुके थे। उसके बाद वो लोग डंजन के गेट को खोलते हैं। सबसे पहले वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर कि काफी ओपी से मॉन्स्टर थे और अब पूरे किंगडम को पता चल चुका था कि डंजन में कुछ न कुछ तो अफरा तफरी मच रही है। उसके बाद रियो और सीरा आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और रियो को सीरा पहले नजर में काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी। वो उसे बातें करना शुरू करता है। सीरा को इस लाइब्रेरी के चप्पे चप्पे के बारे में पूरी नॉलेज थी, इसीलिए वो उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसके बाद अब वो सभी लोग डंजन की वॉल्स तक पहुँच चुके थे। गिल्ड मास्टर अब उन लोगों को आदेश को दे देता है, इसीलिए वो सभी के सभी लोग एरो को चलवाना शुरू करते हैं। और अब उनका साथ देने के लिए वहाँ पर नाइट्स भी आ चुके थे। उसके बाद वो लोग बारी बारी करके गॉब्लिन्स को पेलना शुरू करते हैं और गिल्ड मास्टर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार डंजन का आउटब्रेक देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं, पर अभी तक खतरा टला नहीं था क्योंकि अब वहाँ पर गॉब्लिन से हाई लेवल के डीमंस वहाँ पर आ चुके थे, गॉब्लिन जनरल्स। और वो कोई एक नहीं थे बल्कि वहाँ पर चार गॉब्लिन जनरल्स वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो उन लोगों को लग रहा था कि अगर वो लोग गॉब्लिन जनरल को खत्म कर लेंगे तो खतरा टल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग बारी बारी करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक से सुपरसोनिक स्पीड से वहाँ पर गॉब्लिन किंग खुद उनसे भिड़ने के लिए वहाँ पर आ चुका था। सभी लोग उस पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर अब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्रिम्सन स्वॉर्ड का लीडर और व्हाइट ब्रिगेड का लीडर बच चुका था। उसके बाद अब वो लोग साथ मिलकर गॉब्लिन किंग पर अटैक कर देते हैं और फाइनली उसे मिलजुल कर खत्म कर लेते हैं। और अब सभी लोगों को लगता है कि खतरा टल चुका है, पर वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डंजन में अभी भी एक ऐसी शक्ति है जिसे कि इस किंगडम में कोई भी हरा नहीं सकता। और अब सभी के सभी लोग गॉब्लिन्स की मारने के बाद जश्न मनाना शुरू करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों ने डंजन के सभी मॉन्स्टर को क्लियर कर दिया है। पर उसी समय हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं और वो अपने मन में सोचता है, यार भगवान मेरे पास इतना काम क्यों है, कम से कम मैं एक दिन तो फ्री हो सकता हूँ। और बाद में जाकर हमें पता चलता है कि इस किंगडम में कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहे हैं और जो कोई भी हादसा भी हुआ है डंजन में और वो लोग उसी के लिए आ रहे हैं। उसके बाद रियो अपने दोस्तों से मिलता है। जल्दी से वहाँ पर नाइल्स आता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसके हीरो यानी कि एबल ने सभी गॉब्लिन्स को उसके सामने पकड़ पकड़ कर मारा हुआ था। वो सभी लोगों को बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार एबल ने उन लोगों को कैसे मारा। पर तभी अचानक से वहाँ पर एबल वहाँ पर आ चुका था। एबल रियो से बातें करना शुरू करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने गॉब्लिन्स को मारने के लिए अपनी शैडो मैजिक का यूज किया था और उसी के साथ साथ लिन ने भी एक मैजिक पावर का यूज किया था जिसका नाम है विंड स्पिरिट, और वो लिन ही इस पूरे किंगडम में यूज कर सकती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से एबल के साथी भी वहाँ पर आ चुके थे और वो एबल को अपने साथ वहाँ से भगाने के लिए ले आए थे। जैसे ही वो एबल को रियो के साथ देखते हैं वो उससे बातचीत करना शुरू करते हैं और अभी भी लिन को रियो पर बस शक हो रहा था। वो उससे पूछना शुरू करती है कि क्या वो सच में एक आइस मैजिक का यूज कर सकता है। रियो बोलता है
अरे हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी आइस की दीवार को हवा में समन कर सकता हूँ। और लिन को रियो की बातें काफी ज्यादा झूठी लगती है। लिन उसे कहती है मैं भी मैजिक का यूज कर सकती हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ इनकार्नेशन का यूज करके। लेकिन तभी एबल उसे बताता है कि जो रियो का मैजिक है वो उसकी इमेजिनेशन पर पूरा बेस्ड है। लिन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि धीरे धीरे करके अब इस किंगडम की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। उन लोगों ने डंजन के मॉन्स्टर को तो हरा दिया है, पर अभी भी उन लोगों का डंजन एकदम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां जाने में सभी लोगों को काफी ज्यादा डेंजर है। अगले दिन रियो गिल्ड की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि उसे थोड़े बहुत ऑर्ब्स मिल पाए, पर तभी उसे वहाँ पर अपने दोस्त मिलते हैं। वो रियो को बोलते हैं अरे रियो, तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया है। और अब रियो के दोस्तों के पास भी कोई भी जॉब नहीं है, इसीलिए वो रियो को अपना दुख सुनाना शुरू करते हैं। पर तभी रियो उन्हें बोलता है देखो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरे लिए किंगडम के बाहर से ऑर्ब्स लाओगे तो मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन दूंगा, और वो भी एक ऑर्ब के बदले। उन लोगों के पास पैसों की बहुत कमी थी, इसीलिए वो लोग रियो के ऑफर को मान जाते हैं। और उसके बाद अब वो लोग निकल चुके थे किंगडम से बाहर ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए। और अब रियो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे कैसे भी करके ऑर्ब्स की हेल्प से एल्केमी तो सीखनी थी। और उसके बाद रियो अब वापस से अपने घर जाता है, पर तभी वो अपनी खिड़की से नीचे देखता है कि कुछ अजीब से नाइट्स एक लड़की को परेशान कर रही है। पर तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए वहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है, और ये वही बुली करने वाला बच्चा था। और वो उस लड़की को नाइट से बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी वो नाइट उसकी ओर आगे बढ़ता है उसे झापड़ मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वो नाइट नीचे गिर चुका था, और अब उसका मत्था काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। उसके बाद वो डायरेक्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर व्हाइट ब्रिगेड का लीडर वहाँ पर आ चुका था, और वो ने बोलना शुरू करता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं बारी बारी करके तुम्हें खत्म कर लूंगा। सभी लोग उससे काफी ज्यादा डरते थे, इसीलिए सभी के सभी नाइट्स वहाँ से दुमदुमा कर भाग जाते हैं। और वो डायरेक्ट को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, और वो वापस से अपनी गिल्ड की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। पर तभी उसे पीछे वहाँ पर रियो मिलता है। वो रियो से बातचीत करना शुरू करता है। रियो को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि व्हाइट ब्रिगेड का लीडर है, और उस लीडर को भी रियो के बारे में काफी कुछ पता था, क्योंकि एबल ने उसके बारे में सभी लोगों को बता रखा था। वो उसे बोलता है मुझे पता है तुम रियो हो ना, तुम्हारा आइस मैजिक काफी अच्छा था, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। पर तभी पीछे से वहाँ पर उसकी एक साथी वहाँ पर आ चुकी थी, और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रियो को उनको देख कर ही पता चल चुका था कि ये लोग काफी ज्यादा होनहार और सारी रात में काफी अपर लेवल के हैं। उसके बाद वो एबल से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। वो उसे कहता है एबल, तुम यहाँ पर अकेले आए हो, लगता है आज का तुम्हारा मन प्लॉट को डेवलप करने का है। लेकिन तभी एबल शर्मा जाता है। वो रियो को बताना शुरू करता है कि यहाँ पर कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो हादसा हाल फिलहाल में डंजन के साथ हुआ वो काफी खतरनाक था, इसीलिए किंगडम के कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं। और अब रियो को भी पता चल चुका था, इसीलिए वो दोनों किंगडम के ऑफिशियल्स को लाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर उन लोगों को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद वो लोग उन्हीं ऑफिशियल्स को ढूंढना शुरू करते हैं, पर तभी अचानक से उन पर पीछे से कोई वार कर लेता है। रियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने आइस मैजिक का यूज करके हर एक आदमी को वहाँ पर खत्म कर लेता है। और उन लोगों के सामान से एबल को कुछ क्लू वहाँ पर मिल चुके थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी व्हाइट ब्रिगेड के लीडर पर भी कोई अटैक कर देता है। अचानक से वहाँ पर उसकी साथी आती है और एक झटके में ही फायरबॉल जुत्सु का यूज करके उन्हें राख में बदल देती है। आगे हम उन्हीं इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि अब फाइनली गिल्ड मास्टर तक पहुंच चुके होते हैं। गिल्ड मास्टर उन्हें बोलना शुरू करता है क्या तुमने पहले ही फूड सप्लाई पर कब्जा कर लिया और अब तुम लोग चाहते हो कि मैं डंजन को वापस से ओपन कर लूं? ऐसा मैं नहीं करूंगा, इसमें काफी खतरा है। पर वो लोग किंगडम के ऑफिशियल्स थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को उसके ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। और अब ना चाहते हुए भी गिल्ड मास्टर को डंजन को एक बार वापस से ओपन करना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि डंजन में अभी काफी खतरा बना हुआ है। उसके बाद वो लोग गिल्ड मास्टर को बोलते हैं हमें कुछ ई रैंक के और डी रैंक के हंटर्स भी अपने साथ चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और अब ना चाहते हुए भी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और गिल्ड मास्टर को मानना पड़ता है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि गिल्ड की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी पीछे से एक अजीब सी लड़की उसके पास आती है और वो उसे बोलती है देखो मुझे कैसे भी करके जल्दी से गिल्ड तक ले जाओ, क्योंकि मुझे इस लेटर को गिल्ड वालों को देना होगा। और रियो भी बड़ी शांति से उसे जल्दी से गिल्ड में ले जाता है और वो वहाँ जाकर अपने लेटर को सबमिट कर देती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एबल से भी होती है। वो लोग साथ मिलकर बातें करना शुरू करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो
एबल की गैंग भी थी और अब एबल और बाकी लोगों को पता चुका था कि किंगडम वापस से डंजन को ओपन कर रही है। पर वो रियो को एक कहानी बताना शुरू करता है क्योंकि बहुत समय पहले कुछ एस रैंक के एडवेंचर्स डंजन के 6th फ्लोर से आगे बढ़े, पर अभी तक वो लोग वापस लौट के नहीं आए और किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार उन लोगों के साथ क्या हुआ। उसके बाद वो लड़की भी उन लोगों से बातें करना शुरू करती है और उसका नाम नटालिया था। इतने में ही लिन नटालिया को पहचान जाती है। क्या तुम उसी फैमिली की मेंबर हो जिसमें कि बहुत से वाटर मैजिशियन हैं? नटालिया बोलती है हाँ मैं वही हूँ। वो उसे पूछती है क्या कोई ऐसा वाटर मैजिशियन भी हो सकता है जो कि हवा में अपने इमेजिनेशन से आइस की वॉल खड़ा कर सकता हो? अरे लिन क्या तुम अभी भी रियो में फंसी हो? पर तभी नटालिया बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता, और अगर गलती से भी ऐसा किसी ने किया तो वो एक महान जादूगर है। नटालिया उन लोगों से पूछती है क्या सच में ऐसा कोई है? हाँ ऐसा लड़का जरूर है जो अभी भी तुमसे मिला और उसका नाम रियो है। और अब नटालिया रियो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। पर तभी एबल अपनी टीम मेंबर्स को बोलता है मुझे लगता है कि रियो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर गलती से भी कभी तुम्हारा आमना सामना रियो से हुआ तो तुम लोगों की भलाई इसमें ही होगी कि तुम चुपचाप से उसे माफी मांग लो, वरना तुम लोग फजूल में ही मारे जाओगे। पर मुझे यकीन है वो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। और अब फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन की वो सभी के सभी लोग डंजन में जाने वाले हैं ताकि वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर पाए। सबसे पहले हम उसी इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं जिनके पास की काफी ओपी वेपन है। वो लोग एबल को बताते हैं कि ये जो चीज है ये माना सेंसिंग डिवाइस है। अगर किसी भी प्रकार का माना हमारे आसपास सेंस हुआ तो उसके सीधा एनालिटिक्स हमारी एनालिसिस टीम को चले जाएंगे जो कि टेंट में हमारा वेट करेगी। और उसके बाद एबल और बाकी लोग डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और वही हम लोग रियो को देखते हैं जिसके पास की उसकी चंटर पंटर गैंग उसके ऑब्स को लेकर वहाँ पर आ चुकी थी और बदले में वो उन सभी को पैसे दे देता है। और वहीं एबल और बाकी लोग डंजन की गहराइयों में जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग वहां रहकर उसे इन्वेस्टिगेट कर पाए। पर तभी वो लोग अपने सामने किसी दूसरे किंगडम के लोगों को भी देखते हैं जो कि उनके डंजन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और अब वो सभी लोग डंजन को एक्सप्लोर करते करते एक अजीब सी जगह तक पहुंच चुके थे और वहाँ पर एक अजीब सा गेट था। जैसे ही वो लोग उसमें से एंटर होते हैं वो लोग किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो चुके थे। और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक हिडन डंजन होता है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग वाला। और अब एबल और क्लीव की टीम उस डंजन में कहीं तो पहुंच चुके थे। उनको खुद समझ आता कि आखिरकार वो लोग कहां पहुंच चुकी है। वो लोग किसी हिडन डंजन में पहुंच चुकी है। लेकिन तभी क्लीव मुस्कुराना शुरू करता है अगर हम किसी हिडन डंजन में है तो मेरे पास ये मौका है अपनी पावर्स को प्रूव करने का। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग इस डंजन को एक्सप्लोर कर सके। पर तभी अचानक से उन्हें कुछ तो प्रेजेंस फील हो रही होती है। एबल और बाकी लोग भी अब आपस में बातें करना शुरू करते हैं। और वहीं हम लोग ग्राउंड में एनालिस्ट टीम को देखते हैं जिन्हें की कोई भी रीडिंग नहीं मिलती। नटालिया अब काफी ज्यादा शॉक्ड में आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिरकार वो सभी के सभी एडवेंचर्स कहाँ चले गई है। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा प्राणी आता है जिसका नाम कि क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर उन लोगों को बोलना शुरू करता है मैं रॉयल अकेडमी में प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ पर किंग की ऑर्डर से आया हूँ, इसीलिए तुम लोग मुझे चुपचाप बता दो कि आखिरकार उस डंजन में हो क्या रहा है। और उसके बाद अब वो लोग क्रिस्टोफर को अपनी पूरी नॉलेज बताना शुरू करते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एडवेंचर्स की सभी रीडिंग एकदम गायब हो चुकी है। क्रिस्टोफर बोलता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार हम लोगों ने भी डंजन में जाने की बहुत कोशिश की पर अचानक से सभी के सभी लोग कहीं टेलीपोर्ट हो गए। पर मैं टेलीपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास अकल थी। इतने में नटालिया को अपने रीडिंग डिवाइस से अजीब सी कुछ तो पावर महसूस होती है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो कोई भी वो एडवेंचरर्स है वो सभी के सभी लोग 40th फ्लोर में जाकर फंस चुके हैं और आज तक कोई भी ह्यूमन उस डंजन के 40th फ्लोर पर कभी गया ही नहीं है। इसीलिए सभी लोग अब काफी ज्यादा सदमे में आ चुके थे और अब उन सभी लोगों के मन में काफी ज्यादा डर बैठ चुका था। इसीलिए वो सभी लोग गिल्ड मास्टर को भी इस चीज की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर लेते हैं। जल्दी से नटालिया उसके पास जाती है और वहीं हम देखते हैं गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट अब गिल्ड मास्टर के पास आती है। वो उसे बोलती है गिल्ड मास्टर सभी एडवेंचर्स 40th फ्लोर पर फंस चुके हैं। इस बात को सुनकर तो गिल्ड मास्टर की भी एकदम फट चुकी थी क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ह्यूमन 40th फ्लोर पर गया हो। इसीलिए वो भी वहाँ पर जाने का फैसला करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग नल्ले रियो को देखते हैं। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और एक बार वो वापस से लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो डंजन के पास्ट वॉर के बारे में जानकारी कलेक्ट कर पाए और उसे सोलर एक्लिप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। पर उसे वो बुक नहीं मिली थी जिसमें कि वो इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए वो अपने मन में सोचता है काश यहाँ पर सिरा होती। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और भगवान उसकी मन की बात को पहचान लेते हैं। आगे चल के उसे
सिरा मिलती है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। रियो सिरा से पूछता है, सिरा क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मुझे ग्रेट टाइटल वॉर के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? मुझे सोलर एक्लिप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सिरा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि उन दोनों का पर्सपेक्टिव इस बात को लेकर सिमिलर ही था। रियो सिरा से पूछता है, सिरा तो क्या तुम्हें भी लगता है कि जो सोलर एक्लिप्स और ग्रेट डंजन वॉर है वो साथ में कहीं लिंक है? सिरा कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सी बुक्स को पढ़ा है, इसीलिए मुझे लगता है कि सोलर एक्लिप्स और ग्रेट डंजन वॉर साथ में कहीं ना कहीं लिंक है। उसके बाद रियो सिरा से मैजिक स्टोन के कलर के बारे में पूछना शुरू करता है। वो उसे बताती है कि जितना कोई पावरफुल मॉन्स्टर होता है उसके क्रिस्टल का कलर ब्राइट होता रहता है। पर आखिरकार तुम्हें इतनी चीजों के बारे में कैसे पता? अरे वो कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि रियो सिरा को ये तो नहीं बता सकता कि वो अभी अभी डीमन से लड़कर आया है, और वो भी सोलर एक्लिप्स में। और जिन मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल हाल फिलहाल में रियो को मिले हैं वो पीले कलर के होते हैं, यानी कि वो सभी के सभी लोग आर्टिफिशियल मॉन्स्टर होते हैं, यानी कि जिन्हें ह्यूमंस ने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसके बाद वो लोग आपस में और ज्यादा बातचीत करना शुरू करते हैं उस डंजन के बारे में और सोलर एक्लिप्स के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग एबल और उसकी गैंग को देखते हैं। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। रिया उसे बताती है कि मुझे अपने आसपास एक बहुत ही ओपी सा बैरियर महसूस हो रहा है, और जरूर यहाँ पर किसी ने सेंचुरी स्केयर और डिवाइन मिरर का यूज किया है, और ये दोनों की दोनों स्पेल्स तकरीबन एस रैंक की होती है। वहीं हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ भी एबल को बताना शुरू करता है कि जरूर इस डंजन में कुछ न कुछ तो अजीब सी चीज है, और अब वो सभी के सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ से वो लोग कहीं भी नहीं जा सकते। पर तभी रिया को अपने आसपास कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है, और अब वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, और अब एबल भी काफी ज्यादा डर चुका था। उसके बाद लिन अपने मैजिक का यूज करती है, पर उससे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बाद में जाकर अब उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग इस डंजन की 40th फ्लोर में फंस चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है, और हो सकता है कि यहाँ पर उन लोगों को ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ सकता है, और वो सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब गिल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा डर चुका था। वो एनालिस्ट टीम से बातें करना शुरू करता है, और अब उसे भी पता चल चुका था कि वो सभी के सभी लोग 40th फ्लोर में फंस चुके हैं, यानी कि उन सभी के सभी मन में अभी डर का माहौल चल रहा है। पर तभी क्रिस्टोफर उसके पास आता है, और वो उसे बोलता है, हमें जल्दी से जल्द कुछ करना होगा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग मारे जाएंगे। पर अभी वो बेचारे लोग कुछ कर भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्लीव की टीम को देखते हैं, जिन पर की मॉन्स्टर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया है। वो जल्द से जल्द सबसे पहले एक बैरियर को क्रिएट करते हैं, पर मॉन्स्टर के अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो उनके बैरियर को चीड़ फाड़ कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर अब कोई भी नहीं बचता, क्योंकि वो मॉन्स्टर तकरीबन एस रैंक के होते हैं। पर तभी उन लोगों को अपने सामने कुछ डेविल्स दिखते हैं। जल्दी से वो सभी के सभी एडवेंचर्स उन लोगों पर मारना शुरू करते हैं, पर वो डेविल्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो सीधा पाताल लोक से यहाँ पर आए थे, इसीलिए वो सभी के सभी लोग उन्हें एक झटके में ही खत्म कर लेते हैं। वहीं एबल और उसकी टीम को रिसर्च मैजिक करके पता चल चुका था कि उनके 500 मीटर के करीब जरूर कोई न कोई ह्यूमन है, और अब उन लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि जो क्लीव की टीम है वो भी उनके आसपास ही है। आगे हम क्लीव को देखते हैं, जिस पर की डेविल्स ने अटैक कर दिया था, और अब वो बेचारा मरने वाला था। पर तभी वहाँ पर एबल की टीम आकर उसे जैसे तैसे करके अपनी डिवाइन एरो की हेल्प से बचा लेते हैं। पहले तो उन लोगों का मानना था कि डेविल्स को किसी भी मैजिक से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जब वो लोग डिवाइन एरो की मैजिक का यूज करते हैं, बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो लोग उन पर मारना शुरू कर देते हैं, और अब धीरे धीरे करके वो लोग जीतना भी शुरू करते हैं। पर तभी उन्हें अपने सामने एक डीमन प्रिंस दिखाई देता है। डीमन प्रिंस काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और आगे चलकर ये लोग ही डीमन लॉर्ड बनते हैं। रिया उन लोगों को बताती है, हमें कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और किसी भी ग्रुप में 4 डेविल्स होते हैं, जिनमें से कि एक ही आगे चल के डीमन लॉर्ड बनता है। क्रिम्सन स्वॉर्ड के सभी मेंबर्स अपनी फुल पावर से उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, पर कहीं न कहीं एबल और बाकी लोगों को पता था कि डीमन प्रिंस को सिर्फ और सिर्फ हीरो ही डिफीट कर सकता है, पर वहाँ पर तो कोई भी हीरो नहीं था। इसीलिए एबल डिसाइड करता है कि वो अपना सैक्रिफाइस देकर अपनी टीम को तो बचा ही लेगा। और जो डीमन प्रिंस लोग उनके सामने हैं, वो भी फुल डेवलप नहीं हुए हैं डीमन लॉर्ड बनने के लिए। और अब उसके बाद एबल अकेला ही उसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। सभी लोग अपनी फुल पावर से सबसे पहले डेविल्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर डीमन प्रिंस जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, और वो अपने चंगू पंगू लोगों को पीछे कर लेता है। इसका मतलब ये था कि वो एबल से 1v1 बैटल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। सबसे पहले एबल कुछ डेविल्स को हराता है, और अब फाइनली वो वक्त आ चुका था कि जब एबल का मुकाबला
डीमन प्रिंस से होने वाला है। वो आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर डीमन प्रिंस काफी ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए वो उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर देता है। और अब एबल को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। और वहीं क्लीव का ग्रुप भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर उससे भी कुछ भी नहीं होता। डीमन प्रिंस अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। एबल जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाता है और अब क्लीव का ग्रुप भी एकदम हार चुका था, जिस बात को देख करके बाकी के सभी लोग अब वहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि अब एबल भी हारने वाला था। रिया रोना शुरू करती है और बोलती है, प्लीज कोई तो एबल को बचाओ। लेकिन एबल एक बार वापस से खड़ा होता है। वो उस पर अपनी सबसे पावरफुल अटैक मैजिक का यूज करता है, जिसका नाम था स्वॉर्ड जीरो टर्न, पर उससे भी कुछ भी नहीं होता। और अब डीमन प्रिंस एबल को खत्म करने वाला था। तभी वहाँ पर पानी की एक ड्रॉप गिरती है और बैरियर तोड़ के सीधा वहाँ पर रियो वहाँ पर आ चुका था। वो एबल को बोलता है, अरे एबल तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? अरे क्योंकि मेरा पैर स्लिप हो गया था। पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर बातें करना शुरू करते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार रियो यहाँ पर क्यों आया है। वो एबल को पूछना शुरू करता है, एबल आखिरकार ये जोकर कौन है? अब ये जोकर नहीं, डीमन लॉर्ड का बेटा है। क्या डीमन लॉर्ड का बेटा? पर इतना वीक? अरे बिल्कुल भी वीक नहीं है। उसके बाद रियो आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो डीमन प्रिंस के साथ 1v1 कर सके, पर तभी वहाँ पर कुछ डेविल्स उस पर अटैक कर देते हैं। रियो आगे बढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी आइस सिकल और आइस जेट मैजिक का यूज करके सभी डेविल्स को पेल देता है। और अब बारी थी डीमन प्रिंस की, और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका था डीमन प्रिंस के साथ 1v1 करने के लिए। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है, तो डीमन के बेटे क्या तुम तैयार हो हारने के लिए? हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। आखिरकार रियो यहाँ पर पहुंचा कैसे? दरअसल नटालिया काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते जल्दी से रियो के दोस्तों के पास जाती है और उनसे पूछती है आखिरकार रियो कहाँ पर है। वो उसे बताते हैं कि जो रियो है वो इस वक्त लाइब्रेरी पर है, इसीलिए वो जल्दी से उसकी ओर भागना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि आगे बढ़ना शुरू करता है, पर अब वो फाइनली नटालिया से मिल चुका था। नटालिया उसे बोलती है, एबल और बाकी लोग डंजन में फंस चुके हैं, और अब रियो भी मान चुका था उसके साथ आने के लिए। सबसे पहले वो आइस की एक गाड़ी को बनाता है और उसके बाद नटालिया को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है। और अब रियो मान जाता है डंजन में जाने के लिए। वो आगे बढ़ता है जहाँ पर कि उसे कुछ गार्ड्स मिलते हैं। वो अपने आइस मैजिक का यूज करके सीधा ही डंजन के नीचे पहुँच जाता है, पर अभी वो डंजन के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे था। पर उसे अपने रिसर्च मैजिक का यूज करके पता चलता है कि जो एबल और बाकी लोग हैं वो इस डंजन के 40th फ्लोर पर है, इसीलिए वो अपनी स्प्रे गन का यूज करके जल्दी से वहां पर पहुंचता है। और वहां जाकर उसकी मुलाकात डीमन प्रिंस से होती है। और अब वो लोग फाइनली बैटल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं। डीमन प्रिंस की स्पीड काफी ज्यादा ओपी थी, पर रियो की उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए वो डीमन प्रिंस की मुंडी को एक ही झटके में खत्म कर लेता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी ये रियो ने किया तो किया क्या। यहाँ तक कि एबल भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। पर तभी डीमन प्रिंस एक बार वापस से रीजनरेट हो चुका था। वो उसे बोलता है, मैं तुझे खत्म कर लूंगा बच्चे। पर अब रियो अपने फुल फॉर्म में आ चुका था। वो अपने मन में बोलता है, तो डीमन प्रिंस तुम्हारे पास रीजनरेशन की पावर है, देखते हैं तुम कब तक इसे यूज कर सकते हो। और उसे मारने के लिए रियो आइस जेट्स की बुछारें करना शुरू कर देता है। और वो भी डीमन प्रिंस पर वो तकरीबन 100 से भी ज्यादा आइस जेट को समन कर देता है और एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है, और जिसकी मदद से डीमन प्रिंस के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उसके अंदर का मैजिकल स्टोन भी अब ब्रेक हो चुका था। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि रियो इतना पावरफुल है। पर तभी एबल रियो के पास जाता है और वो उसे बोलता है, रियो तुमने ये कर दिखाया, अगर यहाँ पर तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। पर तभी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर रिया आती है और वो एबल के गले लग जाती है। वो उसे बोलती है, एबल तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं काफी खुश हुई। पर तभी अब वहाँ पर आर्थर भी आ चुका था। वो रियो से बातें करना शुरू करता है और वो भी रियो की पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। आगे चलकर उन लोगों को अपने आसपास कुछ पर्पल फ्लैम्स दिखाई देती है और अब वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों को डंजन से वापस जाना चाहिए। पर तभी रियो कहता है, लगता है मुझे यहाँ आने में कुछ ज्यादा ही देरी होगी, क्योंकि डीमन प्रिंस ने तो बहुत से लोगों को खत्म कर लिया। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ मैजिकल स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बदले में वो कुछ सोल्जर की फैमिली को पैसे दे देंगे। और वो लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और उन लोगों के पास अब काफी सारे
मैजिकल स्टोन्स कलेक्ट हो चुके थे और अब वो लोग डंजन से वापस जाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को पता चुका था कि इस डंजन की गहराइयों में हो सकता है कि डीमन लॉर्ड भी यहाँ पर हो। इसीलिए भलाई यही होगी कि वो लोग अपने घर वापस निकल जाए। और अब उसके बाद वो लोग उल्टे पैरों वापस भगना शुरू कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम इसी डंजन में किसी अजीब सी गिल्ड पार्टी को देखते हैं, पर तभी वहाँ पर हिडन डंजन में से लियोनोर वहाँ पर आ चुकी थी। लियोनोर को देखकर वो सभी के सभी बालक काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो बोलते हैं, डीमन लॉर्ड यहाँ से निकल जाओ। लियोनोर हंसना शुरू कर लेती है। वो उन्हें बोलती है, अरे डीमन लॉर्ड, अरे मैं कोई डीमन लॉर्ड नहीं। पर तभी एक नल्ला बालक जिसका नाम की रोमन था, वो बड़ी लकड़ी को ले लेता है और वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम ही डीमन लॉर्ड हो और हाँ, मैं हीरो हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। लियोनोर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और अब लियोनोर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि डीमन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उन्हें कैसे भी करके हीरोज को खत्म करना होता है। और रोमन ने खुद बोल दिया था कि कोई और नहीं बल्कि वही हीरो है। लियोनोर सबसे पहले अपनी फ्लैश स्पीड का मैजिक का यूज करती है और सीधा ही उस बच्चे की छाती के अंदर तलवार को घोंप लेती है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि लियोनोर भी अब हंसना शुरू कर देती है। सभी लोगों को तो बस यही लग रहा था कि लियोनोर ही डीमन लॉर्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लियोनोर तो सिर्फ और सिर्फ डीमन लॉर्ड की एक सर्वेंट होती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो एडवेंचरर्स एक ब्लैक ऑर्ब को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कि वो लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे थे और अपने एक्सपी को बढ़ा रहे थे। लियोनोर वहाँ पर जाती है और उसे चुरा लेती है, जिसकी वजह से कि वो और ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। वो उन्हें बताना शुरू करती है, अबे नल्ले बच्चों, मैं कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत सी पावर है, पर मुझसे पावरफुल भी एक ह्यूमन है। अरे उसका नाम क्या था? हाँ, उसका नाम शायद से रियो था। और उसके बाद वो जाते जाते उस रोमन नाम के नल्ले बच्चे को बोल देती है, और हाँ रोमन, रियो तुमसे तकरीबन 1000 गुना बेहतर है। और रोमन भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे भी इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कोई ह्यूमन डीमन के जितना ही पावरफुल हो सकता है। आगे हम रियो और उसकी गैंग को देखते हैं, जो कि वापस से अपने घर जाना शुरू करते हैं। आगे चलकर उन लोगों को वापस से एक माना सेंसिंग डिवाइस मिलता है, पर तभी एबल रियो को बोलता है, रियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं आते तो मैं मर जाता। अरे कोई बात नहीं एबल, तुम मेरे दोस्त हो, इसके बदले में बस मुझे एक ट्रीट चाहिए। ठीक है रियो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद वो लोग वापस से ओवरवर्ल्ड में आ चुके थे, और जहाँ पर कि उनका वेट गिल्ड मास्टर भी कर रहा था, और अब वो एबल और बाकी लोगों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर तभी वो रियो को बोलता है, रियो, मैंने सुना कि तुमने गार्ड्स की बातें नहीं मानी और सीधा ही डंजन के अंदर चले गए। अरे सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर तभी आर्थर कहता है, अगर रियो नहीं होता तो हम मर जाते। और गिल्ड मास्टर उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद वो लोग टेंट में जाते हैं, जहाँ पर कि आर्थर गिल्ड मास्टर को रियो के बारे में बताना शुरू करता है, और उसके फाइटिंग स्टाइल और मैजिक के बारे में भी। आज तक की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि डीमन प्रिंस को एक ही स्लैश में खत्म कर सकता है। वो गिल्ड मास्टर से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार तुम्हें रियो के बारे में कितना कुछ पता है, पर उसे भी इतना ही पता था कि वो एबल का एक दोस्त है, और किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आखिरकार रियो यहाँ पर आया कैसे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और वो गिल्ड मास्टर से बोलता है, बेहतर यही होगा कि रियो के बारे में किसी को भी कुछ पता न चले, क्योंकि अगर गलती से भी कुछ एरिस्टोक्रेट्स को उसके बारे में पता चल गया तो हमारा किंगडम भी खतरे में आ सकता है। और वहीं हम रियो को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है, पर उसके दोस्त एक नंबर के नल्ले थे, इसीलिए रियो आगे बढ़ना शुरू करता है। और अब वो भगते भगते सिटी में पहुंच चुका था, पर तभी उसे अजीब सी एक स्मेल आती है, और वो खुशबू उसे एक शॉप मिल जाती है, जहाँ पर कि उसे क्यूटी सियारा भी मिलती है, और वो वहाँ बैठकर करी खा रही थी। रियो को भी करी काफी ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो अपनी क्यूटी के साथ खाना शुरू कर देता है। वो लोग साथ मिलकर बहुत बातचीत करना शुरू करते हैं, और उन लोगों को इस किंगडम की करी काफी ज्यादा पसंद आती है। वो रियो से पूछती है, रियो आखिरकार तुम कहाँ रहते हो? अरे मैं तो भी गिल्ड में रह रहा हूँ। क्या गिल्ड में? पर वहाँ पर तो नूब रहते हैं ना? अरे हाँ, पहले मैं भी नूब था, पर अब धीरे धीरे करके मैं लेवल अप कर रहा हूँ। और उसके बाद वो उसे फाइटिंग के लिए चैलेंज देती है, क्योंकि उन दोनों का मैजिक स्टाइल एकदम सिमिलर था। उसके बाद वो लोग सबसे पहले एक एरिना में जाते हैं, जहाँ पर कि दोनों लोग अब स्वॉर्ड फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। सियारा का मैजिक स्टाइल भी सेम टू सेम रियो के जैसे ही था। वो स्वॉर्ड मैजिक का भी यूज कर सकती थी, और साथ साथ में ही मैजिक का भी यूज कर सकती थी। और अब वो लोग आपस में बैटल करना शुरू करते हैं। सिरा की स्पीड काफी ज्यादा ओपी थी, यहाँ तक कि रियो से भी ज्यादा उसे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आता है। सिरा रियो की स्वॉर्ड स्टाइल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो बोलती है, अरे तुम तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो, क्योंकि आज तक मेरे अटैक को कोई भी डॉज नहीं कर पाया, पर रियो तुमने ऐसा कर दिखाया, इसीलिए अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और अब वो सीरियस हो
होकर रियो पर अटैक करना शुरू करती है। उसकी पावर तो सच में ही काफी ज्यादा ओपी थी, यहाँ तक कि रियो भी उसे संभाल नहीं पाता और लास्ट में जाकर रियो सरेंडर कर लेता है क्योंकि अब उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी। और सीरा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो सीधा ही रियो के गले पड़ जाती है और वो उसे बोलती है, रियो तुम तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो, आज तक मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया और मुझे पता है कि तुमने स्वॉर्ड चलाना फेरी किंग से सीखा है। और उसे फेरी किंग के बारे में इसलिए पता था क्योंकि एल्फ लोग भी हाफ फेरी होते हैं। पर उसी वक्त वहाँ पर सीरा की मेड आती है। वो उसे बोलती है, मालकिन अब आपका ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका है। अच्छा रियो मैं चलती हूँ, अब मेरा वक्त हो चुका है। और अब रियो सीरा की मेड के साथ वहाँ से जाना शुरू कर लेता है। पर तभी रास्ते में उसे एक बार वापस से गिल्ड मास्टर मिलते हैं और उसके बाद गिल्ड मास्टर रियो को एक बग्गी में ले जाते हैं और वो उसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उसके पास इतनी पावर आई कैसे। पर रियो काफी नर्वस हो चुका था। पर तभी गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं, रियो तुमने बहुत अच्छा काम किया और हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर डांटने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें विटमैश किंगडम में जाकर कुछ मर्चेंट्स पर मेरे लिए नजर रखनी होगी, तो क्या तुम करोगे? और अब रियो भी इस क्वेस्ट के लिए मान चुका था। और उसके बाद निल्स रियो के पास आता है और वो उसे मदद मांगता है एक हंटिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। और रियो भी हाँ कर लेता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। और अब उन लोगों को कैसे भी करके निल्स की विलेज में पहुंचना है और वहां जाकर उन लोगों को गॉब्लिन्स और स्केलेटन को खत्म करना है। और जब रियो स्केलेटन के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसने स्केलेटन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एनिमेज में ही देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि रियो और बाकी लोग सबसे पहले गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं ताकि वो उसे परमिशन ले सके उस क्वेस्ट में जाने के लिए। और अब गिल्ड मास्टर भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। रियो से बातें करना शुरू करता है और उसके बाद गिल्ड मास्टर उन लोगों को बताता है और वहां जाकर तुम लोगों को गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स को खत्म करना होगा। पहले ये मिशन मैंने कुछ ए रैंक और बी रैंक की पार्टी को दे दिया था, पर अफसोस वो लोग ऐसा नहीं कर पाए, तो मेरी वेल विशेस तुम्हारे साथ है। और अब वो सभी के सभी लोग मान चुके थे निल्स के विलेज में जाने के लिए। उसके बाद गिल्ड मास्टर रियो को बोलता है, रियो तुम भी इनके साथ निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें विटमैश शहर में बाद में छोड़ लूंगा। और अब वो लोग फाइनली मान चुके थे। उसके अगले ही दिन वो लोग अपने एडवेंचर को वापस से कंटिन्यू करते हैं ताकि वो लोग निल्स के गांव में जल्दी से जल्द पहुंच सके। और अब हम लोग देखते हैं कि शाम तक अब वो लोग पहुंच चुके थे। उन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी, इसीलिए अब उन लोगों का स्टेमिना काफी अच्छा हो चुका था। और अब वो सभी के सभी लोग निल्स के गाँव तक पहुँच चुके थे। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक अजीब सा आदमी निल्स को पहचान जाता है और वो उसे बोलता है, निल्स तुम्हें यहाँ देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और अब रियो भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि निल्स अपने विलेज के चीफ से मिलता है जिसका नाम की बोलेन था और बोलेन उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और अब उसके बाद वो लोग गॉब्लिन्स और बाकी लोगों के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले निल्स विलेज चीफ को अपने दोस्तों से मिलवाता है, ईटो, आमिन और रियो को। उसके बाद वो लोग उसी क्वेस्ट के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। चीफ उन्हें बताते हैं कि हमने अपने जंगल में बहुत महीनों पहले कुछ गॉब्लिन्स और कुछ स्केलेटन को साथ में देखा था और जो कि काफी हैरान होने वाली बात है। और निल्स भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि गॉब्लिन्स और स्केलेटन कभी भी साथ में काम नहीं करते। और उसके बाद वो उन लोगों को बताना शुरू करता है कि जो कोई भी ये हमला हुआ ये ईस्टर्न जंगल से शुरू हुआ है। और अब तो निल्स भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ईस्टर्न जंगल में इस विलेज की कुछ अजीब सी शक्तियां है और जिसके बारे में कि वो लोग आउटसाइडर्स को नहीं बता सकते। और जब पिछली एडवेंचरर पार्टी इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए इस विलेज में आई थी तो उन लोगों ने इस विलेज के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और ना ही तो उन लोगों ने उस विलेज के रूल्स को फॉलो किया। इसीलिए जब वो लोग ईस्टर्न जंगल में जा पहुंचे तो वो लोग मारे गए। पर निल्स इसी विलेज का है, इसीलिए रियो और उसके साथी के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज तो है ही। उसके बाद निल्स अपने दोस्तों को बताना शुरू करता है, दरअसल हमारे विलेज के कुछ सीक्रेट्स है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसीलिए मुझे उस चीज को बताने के लिए विलेज एल्डर से परमिशन लेनी होगी। और उसके बाद वो निकल जाता है विलेज एल्डर से परमिशन लेने के लिए। और वहीं हम रियो और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि निल्स के भाई बहन से बातें करना शुरू करते हैं। और अब निल्स के भाई बहन उन लोगों को विलेज के बारे में बताना शुरू करते हैं। पर तभी अब वहाँ पर निल्स आ चुका था और अब फाइनली उसे विलेज एल्डर से वो सीक्रेट परमिशन मिल चुकी थी। और अब उसके बाद वो लोगों को बताना शुरू करता है, हमारे विलेज के पास अपना ही एक गार्डियन बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसे हम लोगों ने ईस्टर्न जंगल में रखा हुआ है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि ईटो भी खुद, क्योंकि उसने गार्डियन बीस्ट के बारे में सुना तो था पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो लोग रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि रियो भी अब इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो तो अपने मन में सोचना शुरू करता है, लगता है इनके गार्डियन बीस्ट को
किसी इविल गॉड ने पजेस कर लिया है, लगता है अब मुझे उसे फाइट करनी होगी। पर तभी निल्स रियो को बोलता है, रियो आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? अरे मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। और अब उसके अगले दिन वो लोग फाइनली जंगल तक तो पहुंच चुके थे। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सबसे पहले गॉब्लिन्स को खत्म करेंगे और उसके बाद वो लोग श्राइन में जाएंगे जहाँ पर कि उन लोगों का गार्डन बीस्ट रहता है। सबसे पहले वो लोग एक स्ट्रेटजी को बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग गॉब्लिन्स को कैसे खत्म करने वाले हैं। और अब वो लोग फाइनली गॉब्लिन्स के इलाके तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले रियो अपने आइस मैजिक का यूज करके उन लोगों को जमाना शुरू करता है और बाकी लोग अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों को पीटना शुरू करते हैं। पर तभी वो लोग एक गॉब्लिन को जिंदा छोड़ लेते हैं ताकि वो लोग उनके अड्डे के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। और अब वो लोग फाइनली उनके अड्डे तक पहुंच चुके थे और वहां पर बहुत से टिंगू से गॉब्लिन्स थे। रियो सबसे पहले अपने आइस मैजिक का यूज करके उन लोगों को फ्रीज करता है और बाकी लोग उन पर अपनी स्वॉर्ड मैजिक का यूज करके उन्हें एक एक करके खत्म कर देते हैं। और पर तभी केव में से एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन जनरल बाहर निकलता है। उसके पास काफी ज्यादा ओपी सी पावर थी। रियो अपनी मैजिक चैन की एबिलिटी का यूज करके सबसे पहले उसे ट्रैप कर देता है और बाकी लोग उसे खत्म कर लेते हैं। और अब उन लोगों को मैजिकल स्टोन मिल चुका था और अब उसके बाद वो लोग विलेज एल्डर से मिलने के लिए वहाँ पर निकल चुके थे क्योंकि उसकी परमिशन से ही वो लोग श्राइन के अंदर जा सकते हैं। और अब उसके बाद वो लोग फाइनली विलेज एल्डर से मिल चुके थे जिसका नाम की नासू था। और रियो इस बात को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था क्योंकि अब उसे फाइनली मौका मिलने वाला है बीस्ट गार्डन से लड़ने का और साथ साथ में ही स्केलेटन से भी। और अब उसके बाद वो लोग श्राइन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी ईटो इस बात को नोटिस करता है कि जो वो विलेज एल्डर है उसके पास एक अजीब सा मैजिकल स्टोन है जो कि किसी और का नहीं बल्कि अर्थ गॉडेस का है। वो उसे पूछता है, आखिरकार आपके पास ये मैजिकल स्टोन आया कैसे? उसके बाद नासू उन लोगों को बताती है कि जो अर्थ गॉडेस है वो इस क्रेस्ट को उनकी पीढ़ियों में देती रहती है और जो कोई भी आगे चलकर विलेज एल्डर बनता है और इसकी मदद से वो लोग अपने मैजिक को इनकार्टेशन कर सकते हैं, यानी कि वो लोग अपने मैजिक को सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पर कर सकते हैं। और अब वो लोग फाइनली श्राइन तक पहुंच चुके थे और वहां से बाहर निकलता है एक बहुत ही बड़ा वुल्फ और यही उन लोगों का बीस्ट गार्डन होता है। इसके पास काफी ओपी सी पावर होती है। और जब वो रियो को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो उसे बोलता है, तुम तो वाटर मैजिशियन हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और मेरा नाम कासिन है। और जब नासु इस चीज को देखती है कि उसके बीस्ट गार्डियन ने खुद ब खुद किसी को हेलो बोला है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि ऐसा होना काफी रेयर बात होती है। और अब कासिन रियो से बातें करना शुरू करता है और अब रियो भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि जो भी उसकी इमेजिनेशन थी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता और उस बीस्ट गार्डियन को किसी ने भी पजेस नहीं करा होता। और अब आगे वो बीस्ट गार्डियन उन लोगों को स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है। वो सबसे पहले बाकी लोगों को बताता है कि आखिरकार स्केलेटन्स यहाँ पर समन कैसे हुए। जब यहाँ पर स्केलेटन समन हुए तो मैंने उन लोगों को ईस्टर्न जंगल में ट्रैप कर दिया, पर वो स्केलेटन अकेले नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन है जिसका नाम की आर्ट स्केलेटन है और मैंने अभी तक तो अपनी पावर की दम पर उसे कहीं ट्रैप कर लिया है, पर मैं ज्यादा देर तक उसे सील नहीं कर पाऊंगा। और आगे अब वो लोग स्केलेटन को पेलने के लिए वहाँ पर निकल चुके थे। सबसे पहले रियो अपने मैजिक का यूज करके अपने साथियों के हथियार को आइस का बना लेता है और अब वो कासिन को सिग्नल दे देता है उस स्केलेटन मॉन्स्टर को छोड़ने का। सबसे पहले वो लोग कुछ पिद्दी से स्केलेटन को खत्म करना शुरू करते हैं और अब उसके बाद रियो अपनी मैजिक का यूज करके पूरे के पूरे सरफेस को आइस में कन्वर्ट करता है और जब वो स्केलेटन आर्क वहाँ पर आता है तो फिसलना शुरू कर देता है और वो बेचारा खड़ा हो ही नहीं पाता। और मौका देखते हुए निल्स अपने हथियार से उसे फाइनली खत्म कर देता है। आगे जाकर अब वो लोग गॉडेस के मंदिर में जा पहुँचते हैं जहाँ पर की विलेज एल्डर इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि जो वो गॉडेस की मूर्ति थी वहाँ से कुछ तो गायब था। और रियो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उस बीस्ट गार्डियन ने पहले ही उन लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और अब उन लोगों का क्वेस्ट फाइनली अब खत्म हो चुका था, इसीलिए वो लोग अपने विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। गिल्ड मास्टर एबल से बातें करना शुरू करता है और वो उसे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह विटमैश में चले जाओ। आगे चलकर हम लोग विटमैश के ही सीन को देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दो बच्चे आपस में ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा फायर मैजिशियन वहाँ पर आ चुका था और वो लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है और वो ने बोलता है तुम्हें थोड़े अच्छे तरीके से अपने मैजिक का यूज करना चाहिए। पर तभी अब वहाँ पर कुछ और लोग भी आ चुके थे और ये उन लोगों की कमांडर होती है और जो ये बंदा था ये बहुत ही पावरफुल इन्फर्नो मैजिशियन होता है। इसका लेवल सेम रियो ही जितना था।